आपको लगता है कि वो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो एक अच्छे एटीट्यूड से नहीं पढ़ाते हैं, या साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं? क्योंकि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, पर जितने साइंटिस्ट से मैं मिला हूँ ना, बहुत नर्वस लगता है, मैं बहुत डर जाता हूँ। ये जो आप यहाँ पे एक सीधा स्लोप देख रहे हैं और एक ये गोल होकर के जा रहा है, ये भी हमारा साइंस का ही पार्ट है। तो घर भी ऐसे बना है? घर भी ऐसे ही बना है। आर्किटेक्चर भारत की भूमि वीर विहीन नहीं है, यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा होते हैं जो सिस्टम को डिफाई कर देते हैं। तो मैंने भी सिस्टम को बहुत डिफाई किया है, हालांकि सिस्टम के साथ विद्रोह कभी नहीं किया। स्कूल के सिस्टम में हमने कभी एग्जामिनेशन को महत्व नहीं दिया स्कूल के टाइम। हाँ, तो हमें अच्छे नंबर नहीं आते थे, मत दो अच्छे नंबर, क्या कर लोगे, मत दो अच्छे नंबर। और बच्चों को बहुत मजा आता है इसको चलाने में, ऐसा चलाते ही रहते हैं, वो यहाँ वहाँ अपने पैर से घुमाते रहते हैं। ये जॉय ऑफ लर्निंग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भिंडी भी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पौधे भी हैं, और जब इन पौधों को देखते हैं हम और किताबों में पढ़ते हैं कि ये पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो प्यार होता है। बच्चों के स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखो, ट्यूशन दिला करके आप उसके जहन के अंदर में ये डाल रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम वीक हो, तुमको असिस्टेंस की ज़रूरत है, ट्यूटर नहीं लोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो वो जो मन में उसके वो हम घुसा रहे हैं ना कि हम वीक हैं, मुझे असिस्टेंस चाहिए, वो चीज़ खराब करते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप ग्रहण कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता है लगा तो कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, हमें बता दीजिए। डिसीजन तो हमारे व्यूअर्स का ही है। ये अपील का तरीका आपका अलग है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, पर सीधा नहीं बोल रहे हैं। I've come all the way from Bangalore to Delhi, and now I've reached Kanpur last night just to meet this one person. He's a Padma Shri. The government of India gave him that award in 2021. He's an experimental physicist, and he's somebody that the whole country reveres and knows of. I'm here to meet Dr. H.C. Verma. He's an inspiration to anybody who's pursuing science, and everybody in the country is talking about the ways in which he's revolving and revolutionizing the education of science in India. We are here at his residence just in the city of Kanpur, just a few miles outside IIT Kanpur. It's been quite a journey just getting here. But abhi you'll be getting to hear both Hindi and English because that is what he's comfortable with, and I'm joined by one of my very good friend Anurag. So Anurag and I will be conversing with him about the education system in India, how science progressed, the philosophy of science, his life, his work, and everything more. I hope you enjoyed this conversation. Do let us know आपने क्या सोचा इसके बारे में. So now the conversation is going to be in Hindi, पर आपको subtitles में मिल जाएगा. If you are a person who knows only English, आपको subtitles भी मिल जाएगा. पर मेरा एक ही request है कि आप subscribe कर लो, क्योंकि इतनी दूर पहुंचे हैं हम. It's taken a lot of efforts, and we'll be obviously giving you a lot more. We'll be bringing you a lot more conversations like this. So thank you so much for tuning in, and I hope you enjoy this conversation. बहुत बड़े स्केल पे हमें टीचर्स को ट्रेन अप करने की ज़रूरत है देश के अंदर में। उतने बड़े स्केल पे हमारे पास ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है जो कि सीखने की साइकोलॉजी को भी समझते हैं, सिखाने की साइकोलॉजी को भी समझते हैं और विषय को भी समझते हैं। इनकी बहुत बड़ी कमी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा जितने वो नेशनल अवार्ड्स जिनको टीचर्स को मिलते हैं इनोवेशंस के लिए, अच्छी टीचिंग के लिए, उनसे संपर्क करें और लोगों से संपर्क करें और ट्रेनर्स ढूंढें। और जितने प्रतिभावान लोग होते हैं वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ऊपर लिए रहते हैं, तो वो खाली नहीं मिलने वाले हैं। तो उसमें से लोगों को इस काम में लगाना, इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत कठिन टास्क है। लेकिन बात ये है कि अगर हम वो नहीं भी कर पाए, अगर हम उस स्केल के ऊपर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं भी कर पाए, तो भी बहुत उदास होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है उसमें बड़े क्रांतिकारी वीर उत्पन्न हुए हैं और होते हैं और हो रहे हैं जो कि सिस्टम को डिफाई करते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम अभी ऐसा है जो कि विज्ञान को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ रहा है,
और हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि वो जोड़े, तो उन क्रांतिकारियों पर भरोसा रखिए, वो सिस्टम को डिवाइड करेंगे और वो बनेंगे, वो प्रकृति को विज्ञान के साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके ही आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों के बल पर ही आज भारत का डंका विश्व के अंदर में आज भी कई क्षेत्रों के अंदर में बज रहा है। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र ले लें, ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का क्षेत्र ले लें, अनेक क्षेत्रों के अंदर में आज जो हमारी साख है वो ऐसे ही लोगों के कारण से है जिन्होंने कि सब तमाम एजुकेशन सिस्टम की खामियों के बावजूद भी अपनी जो उनकी आंतरिक चेतना है उसको बरकरार रखा है। तो ऐसा है, इसलिए कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है। अपना 140 करोड़ का देश है, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना हमें मैन पावर चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम उसके साथ में रिजोनेट करे तो फिर आउटपुट बहुत 10 गुना बढ़ेगा, 20 गुना बढ़ेगा, 100 गुना बढ़ेगा और प्रगति बहुत तेजी से होगी। एक सवाल था मेरा, अभी पहले जो था सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना कंपटीशन था कि ये कमर्शियलाइज हो गया एजुकेशन और ये प्राइवेट ट्यूशन्स और वगैरह। अभी कोटा में तो सब जानते हैं आपको, और बल्कि इंडिया में पूरा। पर बात ये है कि अभी हमने सोचा कि एड्यूटेक मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी डेमोक्रेटिक हो जाएगा एजुकेशन, पर इसमें भी अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब कमर्शियलाइजेशन तो हो रहा है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग होप कि रिफॉर्म्स की जगह ही नहीं है। व्हेन यू लुक एट रोट लर्निंग, सबके मन में तो है कि रोट लर्निंग अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, पर आपको सॉल्यूशंस क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है टू जस्ट ब्रिंग दैट एटीट्यूडिनल चेंज इन एजुकेशन? और आप थोड़ा खेत भी दिखा दीजिए। हम लोग सब जगह ढूंढ हम लोग जो है कहाँ ढूंढ रहे, क्या करने जा रहे हैं? हम विज्ञान को प्रकृति के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो हमारा जो केंद्र है, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप बातें कर रहे हैं, उसमें विज्ञान तो होता ही है, विज्ञान के लिए ही केंद्र ही बना है जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रकृति भी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भिंडी भी है जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पौधे भी हैं। और जब इन पौधों को देखते हैं हम और किताबों में पढ़ते हैं कि ये पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो प्यार होता है जी। किताबों से पढ़ के प्यार नहीं होगा, लेकिन जब वो सामने में आ जाते हैं, किताबों में पढ़ा हुआ है कि ये मुझे ऑक्सीजन दे रहा है और वो सामने में आ गया, तब प्यार बढ़ता है। तो इस तरीके से करके हम वो इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये देखिए आप इधर, ये आम के पेड़ लटक रहे हैं जी। वो कितना बढ़िया लग रहा है, देखने कितना अच्छा लग रहा है, तोड़ने का मन कर रहा है। तो विज्ञान के केंद्र के साथ में ये प्रकृति का एक साथ एक जगह पर होना, ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ये उसी सॉल्यूशन का पार्ट है जिसमें कि हम एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन से हट करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हट करके इंजॉयफुली लर्न कर रहे हैं। राइट, इंजॉयफुली हम उसको लर्न कर रहे हैं। आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कही, तो उसके साथ में स्ट्रेस हमेशा शामिल होता है। राइट, नहीं होगा तो क्या होगा, हम परीक्षा में पास नहीं होगा तो क्या होंगे, तो वो स्ट्रेस के अंदर में तो ज्ञान का नहीं हो सकता, ना अर्जन हो सकता है, ना सृजन हो सकता है। तो इसलिए ये इस तरीके का माहौल अपने को करना है। अब ये जो है मामला, जो कमर्शलाइजेशन है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया। कोई भी समाज जब विकसित होता है तो लोग उसमें से अवसर ढूंढते हैं कि व्यापार कैसे किया जाए, धन अर्जन कैसे किया जाए, संपत्ति कैसे की जाए। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ की लगता है कि हाँ यहाँ इस चीज़ की दुकान चलेगी, उसी चीज़ की तो दुकान खोली जाती है ना। जहाँ लगता है कि अच्छा यहाँ पर ज़रूरत है, भाई लोगों को बड़ी ठंड पड़ती है, हीटर की ज़रूरत है, तो वो हीटर बेचने की दुकान में खड़ी होगी। तो ऐसे ही जहाँ अवसर दिखता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ बिकेगी, लोग उसका व्यापार करते हैं। वो है तो स्वाभाविक, लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज में हम जा रहे हैं। एजुकेशन जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है और उसमें हम जा रहे हैं और उसको हम व्यापार के साथ में जोड़ रहे हैं। तो बिना दिमाग को पोल्यूट किए हुए, बिना दिमाग को पोल्यूट किए हुए और फिर हम अपना कमर्शलाइजेशन करें, जो हमारी बेसिक एथिक्स है,
व्यापार करने की भी एक एथिक्स होगी। व्यापार करना मतलब संपत्ति अर्जित करना, तो मतलब ये थोड़ी है कि आप लूटपाट करके संपत्ति अर्जित करोगे। उसका भी एक एथिक है कि आप अच्छा सामान बनाओगे, उसमें मिलावट नहीं करोगे और तब बेचोगे वो उसको, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। तो उसी तरीके से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाइए, हाँ, आप उसका कमर्शलाइजेशन कीजिए, आप उसमें से धन आप कमाइए, लेकिन ये जो बेसिक एथिक्स है कि हम मिलावटी सामान नहीं बेचेंगे भाई, हम शुद्ध सामान बेचेंगे, वो बना के रखिए। ये जो प्रकृति के साथ में विज्ञान को जोड़ना है, जो अपना लर्निंग है उसको जॉयफुल बनाना है, स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है, हाँ, हर चीज़ को एक होलिस्टिक वे में देखना है और उस तरीके की स्टूडेंट्स के अंदर में भी दृष्टि विकसित करनी है। अपना जो इतिहास रहा है, अपनी जो कल्चर रहा है, उसके प्रति सम्मान होना, ये जो बेसिक ईमानदारी है, इसको लेकर के क्या नहीं कर सकते हम? तो सोल्यूशन वहाँ पर है। अगर हमने लोगों के चरित्र के अंदर में ये डाला कि हर काम ईमानदारी से करना है, हर काम, किसी काम के अंदर बेईमानी नहीं करनी है। धन अर्जन करना, ढेर सारा धन अर्जन करने में कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं। भामाशाह तो होना चाहिए ना महाराणा प्रताप को सपोर्ट करने के लिए, तो भामाशाह तो होना चाहिए, तो खूब सारा धन अर्जन करना चाहिए, लेकिन किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसके साधन शुद्ध है कि नहीं है, ये एथिक्स साथ में कैसे आ जाए अगर, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है कोटा और कोचिंग और कमर्शलाइजेशन और ये वो उसके सह अस्तित्व के साथ उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको डिनाई नहीं करने का है, लेकिन उसको थोड़ा उसके अंदर में भी संस्कार डालने का है। बिल्कुल, ऐसा मेरा ख्याल है। सर अभी जो जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, सारे यूनिवर्सिटीज में अभी स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं और वो फिनोमिनन कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रेशर भी होता है। जब मैं आपसे मिला, नॉर्मली अगर मैं कोई साइंस से नहीं है या साइंस से हो तो भी उनको थोड़ा नर्वस होता है जब भी एक बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि स्पेशली इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, वो तो थोड़ा नर्वसनेस होता है। पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम एंड लाइक हिम बिकॉज ऑफ दैट। जी। तो सर आपको लगता है कि वो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो एक अच्छे एटीट्यूड से नहीं पढ़ाते, या साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं? मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, पर जितने साइंटिस्ट से मैं मिला हूँ ना, बहुत नर्वस लगती है, मैं बहुत डर जाता हूँ। नहीं, डरने का क्या है, डरने का कुछ नहीं है। एक बार बता दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये भी जानना है कि आप अभी रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं। और वो तो आपने कैंपस में देख ही लिया है, इसी कैंपस में मैं रहता हूँ। जो पीछे की बिल्डिंग आप इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा घर है, इसके अंदर निवास है। और इधर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये हमारा वर्क प्लेस है। यहाँ सारी लैब्स हैं, यहाँ सारे क्लासरूम्स हैं, यहाँ हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रूम है। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम यहाँ होता है, जो इंडोर है, और मेरे घर में रहने का काम उधर होता है। जब कैंप्स होते हैं तो रेसिडेंशियल वो टीचर्स वगैरह जो आते हैं वो सब उन कमरों के अंदर में यूज़ होता है, उसके अंदर में नहीं आते हैं तो हमारे यूज़ में होता है, आते हैं तो छोटी सी जगह हमें छोड़ दी जाती है, बाकी सब उधर यूज़ होता है, ऐसा है। और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो इस बिल्डिंग के अंदर होती हैं, इसके अंदर में लैब्स है, लेकिन हमारी लैब इसी बिल्डिंग के बाहर भी है। अब ये जो यहाँ पे चक्का देख रहे हैं जी, ये भी हमारी लैब है। इसमें क्या होता है? आप ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, एक बार सर्कल के प्रॉपर्टीज बताते हैं हम। अच्छा। और अगर धूप आ गया तो हम इसको धूप घड़ी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और इसके ऊपर हम एक डंडा रख करके और 2 मैग्नेट चिपका उसके किनारों पे रख करके उसको कंपास भी बना लेते हैं, तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन भी हम यहाँ से पता करते हैं इस सर्कल से। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारा काम इस पर होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोल गड़ा हुआ है, ये भी हमारा उपकरण है। यहाँ भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसके ऊपर हम ये कुछ बांधते हैं और यहाँ से पेंडुलम हमारा रोटेट करता है। यहाँ पे आप एक लंबा पेंडुलम देख रहे हैं, ऊपर छत से लेकर के और यहाँ तक का पेंडुलम आप देख रहे हैं। तो पेंडुलम से संबंधित जितनी चीज़ें हमें पढ़ानी होती है वो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये बच्चे सारे यहाँ खड़े होते हैं। एकदम बिल्कुल।
एक तो सबसे पहले बहुत धीरे धीरे लगता है स्लो मोशन में मूवी चल रही है, लग रहा है कि स्लो मोशन में मूवी चल रही है। तो काफी समय होता है समझने के लिए एम्पलीट्यूड कहाँ है, वन ऑसिलेशंस किसको कहते हैं, हाफ ऑसिलेशंस किसको कहते हैं, मीन पोजीशन कहाँ है, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक नापना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं। ऐसे ही बाहर में आउटडोर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लग रखे हैं। ये जो आप यहाँ पे एक सीधा स्लोप देख रहे हैं और एक ये गोल होकर के जा रहा है, ये भी हमारा साइंस का ही पार्ट है। तो घर भी ऐसे बना है? घर भी ऐसे ही बना है। आर्किटेक्चर घर भी ऐसे ही बना है। तो हमारे लैब्स अंदर भी है, बाहर भी है। सो जो एक सेंट्रल आप कीवर्ड सोच सकते हैं ना, इंटीग्रेशन विद द नेचर। जी। इंटीग्रेशन विद, सारी फिलॉसफी उस पर है। हम साइंस को नेचर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, लाइफ को नेचर के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो बहुत सारे जो आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं उनके खुद ब खुद समाधान हो जाएंगे। सर ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, ज्ञानदायिनी ओपन हाँ, एयर ये तो लैब। बहुत हाँ जी प्यारी है बाहर। जी, चल रहे उधर चल रहे। जी। ये जो जगह है इसके अंदर में हम लोग गाय का खाना बन रहा है, यहाँ पे निकलता है, ये गाय का भोजन है, ये है ना, ये सब जो है गाय का भोजन कर रहे हैं। अपना भोजन गन्ने का, उधर आप देख रहे होंगे वो गन्ने का चीज है। ये हमारे साइंस का ऑपरेटर्स है। अच्छा, ये हमारे साइंस का ऑपरेटर्स है। ये अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अंदर खाली पाइप है, ये ना कोई तार है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना कुछ है, ना कोई बात है। लेकिन आप कान लगाइएगा यहाँ और कान लगाइएगा यहाँ, और आप फर्क महसूस कीजिएगा। कुछ आवाज आ रही है? सर हाँ, इसमें इको बहुत ऐसा स्पेस वाली जैसे नहीं, स्पेस वेव्स की आवाज आती है। अच्छा। ऐसा लगा कि इसमें साउंड वेव बहुत। किसी के अंदर कुछ नहीं है, केवल खाली पाइप है ये। वो ग्रेजुअली चेंज होता है, हवा की आवाज है। हवा की आवाज है, ग्रेजुअली उसका कैरेक्टर चेंज होता है। जो आप उसका आप सुनते हैं ना, तो उसका जो टोन है, उसका जो क्वालिटी है, वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो हमारी पढ़ाई जो है वो ऐसे अगर होगी, आउटडोर से होगी। हाँ, इंडोर में भी हम लैब कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लैब कर रहे हैं। क्लासरूम तो एक है, लैब हमारी 6 है। और आउटडोर में आ गए तो वो इंडोर लैब से भी आगे बढ़ गए अब हम। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार का अपना बेसिक चलता है। सर जब हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन के बारे में, जी जब टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर जी रहे थे, जी। तो आप बोल रहे थे कि उनका भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग नहीं हुआ कि हाँ तो वी कांट एक्सपेक्ट देम। हाँ। तो अभी एक साइंस के बैकग्राउंड से आप तो आपके बैकग्राउंड तो सारे जानते ही हो, तो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस और आपका पूरा जर्नी कैसे रहा है? जो आप मैंने बताया ना कि भारत की भूमि वीर विहीन नहीं है। यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा होते हैं जो सिस्टम को डिफाई कर देते हैं। जी। तो मैंने भी सिस्टम को बहुत डिफाई किया है। हाँ, हालांकि सिस्टम के साथ विद्रोह कभी नहीं किया। स्कूल के सिस्टम में हमने कभी एग्जामिनेशन को महत्व नहीं दिया स्कूल के टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो हमें अच्छे नंबर नहीं आते थे। मत दो अच्छे नंबर, क्या कर लोगे, मत दो अच्छे नंबर। मुझे जो सीखना है, जिसमें मेरे को सीखना है वो मैं सीखूंगा, जो मुझे नहीं सीखना है मैं नहीं सीखूंगा, इम्तिहान के लिए नहीं सीखूंगा। तो बच्चों को तो आजकल सोसाइटल प्रेशर होता है ना, हाँ पेरेंट्स से। हाँ, तो इसीलिए तो बच्चे फिर सुसाइड करते हैं। जी बिल्कुल। सोसाइटल प्रेशर होता है तो अंत में सुसाइड करते हैं। तो उसको डील कैसे करते तो वो अलग प्रश्न है, लेकिन जो आप मेरे बारे में पूछ रहे थे जी। तो हमने हमेशा जॉयफुल लर्निंग के ऊपर फोकस किया। मुझे जो पसंद है मैं पढ़ूंगा, मुझे जो पसंद नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे को सीखने में आनंद मिलता है, तो जहाँ कुछ सीखने का है वो मैं सीख लूंगा। मुझे याद रखने में, याद करने में, परीक्षा में लिखने में आनंद नहीं मिलता है तो मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए कभी स्ट्रेस नहीं हुआ जी। नंबर कमाने से। कभी हमने इनवाइट किया ना, नंबर कमाओ मेरे को। मैं जानता हूँ कि मैं याद करके लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं याद करके लिख सकता हूँ, लेकिन आई चूज नॉट टू क्राइम एंड नॉट टू राइट। लेकिन मेरी रेपुटेशन बहुत हाई थी मेरे स्कूल में, सबसे कम नंबर आते थे और रेपुटेशन अच्छा। सबसे हाई थी। किसी Naturally टीचर होगा से ही। पूछिए, किसी टीचर से पूछिए कोई कौन है मेधावी बच्चा आपके स्कूल के अंदर में, सबसे पहले मेरा नाम आएगा। नंबर सबसे कम है, इसलिए कि हमने लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस किया, मार्क्स पे फोकस नहीं किया, तो हमें स्ट्रेस नहीं हुआ।
ओके जी। अभी क्या है कि हाई मार्क्स लाके भी स्ट्रेस होता है, जिसको 100 में 100 आते हैं उसको भी स्ट्रेस होता है जी। उसको क्यों स्ट्रेस होता है? 100 में 100 आ गए, अब क्यों स्ट्रेस हो रहा है? इतने हजार लोगों को 100 में 100 में आ रहे हैं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो अपनी स्पेशलिटी दिखाई नहीं पाया, मेरा तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि हाँ ये है यूनिक बच्चा। इतने सारे लोगों को 100 में 100 आ रहे हैं, इतने सारे को 99 आ रहे हैं, उसे एक ही नंबर तो मेरे को ज्यादा आया, तो उसको भी स्ट्रेस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। कम नंबर आ रहा है उसको स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है उसको स्ट्रेस हो रहा है, बीच वाले को हो रहा है। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मैं सबसे कम नंबर ला रहा हूँ, फिर भी खुश हूँ, आई हैव चोजन दैट। इसके कारण से मैं पोल्यूट नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन। क्या हाँ, कॉलेज तक आते आते वो ऐसा हो गया। अंत में क्या होता है ना, देखिए अंत में क्या होता है, अगर आपने लर्निंग की हुई है, अगर आपने चीज़ों को एंजॉयफुली लर्न किया है, तो एकदम से वो आपके इसमें ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, फिर वो वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, वो कहीं नहीं जा सकता है, और बाद में वही चीज़ जो है वो मार्क्स भी ला करके देती है, वो नंबर भी ला करके देती है। तो बीएससी में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन लाया, मास्टर्स में आईआईटी कानपुर में मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, पीएचडी के अंदर में जितने कोर्सेज है उसके अंदर में पूरा एक ए से नीचे कोई ग्रेड ही नहीं आया, तो मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन जहाँ आपने वो ये मार्क्स के कारण से मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा मेरा, ये सब जहाँ सोचना शुरू किया, मार्क्स भी नहीं आते और ज़िंदगी भी खराब होती है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि आप ये चेतना जागृत करो समाज के अंदर में कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर अच्छे लाना ज़रूरी है, लाना चाहिए, हर किसी का कर्तव्य है, लेकिन वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो जो उसका महिमा मंडन है वो नहीं होना चाहिए। वही से सोल्यूशन मिलेगा। बच्चों को अपने स्ट्रेंथ से चलने दो, बच्चों के स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखो। ट्यूशन दिला करके आप उसके जेहन के अंदर में ये डाल रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम वीक हो, तुमको असिस्टेंस की ज़रूरत है, ट्यूटर नहीं लोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो वो जो मन में उसके वो हम घुसा रहे हैं ना कि हम वीक हैं, मुझे असिस्टेंस चाहिए, वो चीज़ खराब कर रही है। तो आप यहीं पे पढ़ाते हैं? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सर ये है क्या, आप जरा इधर से एक बार शूट करिए, इसमें एक बहुत बड़े वो है, सर भी समझाएंगे कि नहीं, और कुछ नहीं, और कोई चीज़ नहीं, जस्ट एक सीमेंट का ये स्लैब बनाया है, ये टेबल बनाया है, और इस टेबल को स्टैंड कराने के लिए नीचे में ये इसके पैर हैं, और पैरों को रंग वंग करके जरा सुंदर बना दिया गया। तो ये मेरा क्लासरूम है, यहाँ पे हम स्टूल रख देते हैं, एक एक के सामने 2-2 स्टूल रख देते हैं, और कितने आप देखो 5 इधर है और 15 है, तो 15 गुना 30 बच्चों का ये क्लासरूम है। फिर हम जो टीचर्स हैं वो उस तरफ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे टेबल रख देते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट शो करना है तो वहाँ से हो जाता है, और बगल में एक पोर्टेबल बोर्ड रख देते हैं, अगर कुछ लिखना है बोर्ड के ऊपर तो वहाँ से हो जाता है। तो जैसे जाड़े के दिनों के अंदर में धूप में क्लास करना है तो यहाँ बैठ जाओ, गर्मियों में अगर शाम के समय क्लास करना है तो यहाँ बैठ जाओ। तो इस तरीके का ये अपना ओपन लैब। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया ना, इसके जो पाए हैं उनका जो डिस्टेंस है बीच का, वो ऐसे कैसे डिजाइन किया गया है? नहीं, डिजाइन नहीं किया गया है, जो डिजाइन हो गया उसको हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये आगे वाले में कम है, फिर बीच में इतना कुछ observe नहीं, ये खुद से बनाया हुआ है ना। ये अच्छा। कारीगरों के द्वारा नहीं बनाया गया है, अच्छा, ये हमारे ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इसको देखें हम, इधर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, किस में आप कह रहे थे नीचे बड़ा है? कह रहा था अगर यहाँ पे हम खड़े हो ना जी, तो जो पहला वाला इसकी डिस्टेंस ऐसे है, इस तरह से, हाँ, फिर दूसरा वाला सीधा है, फिर पीछे फिर थोड़ा आगे बढ़ गया है। हाँ, ओके, हाँ। ओके, और ये पैटर्न इसमें नहीं है, हाँ, इसमें पूरे में है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ जो भी है, मैं भी साइंस ढूंढ रहा हूँ कि भैया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है क्या? हाँ, नहीं तो क्या है ना कि ये तो हो गया, अच्छा। ये हो गया क्योंकि हम इसके स्पेशलिस्ट हैं नहीं, और हमने कहा हम ही बनाएंगे, तो इसलिए जैसा तैसा बना। लेकिन वो जो जैसा तैसा बना है ना, अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको आप जरा फोकस करिएगा, यहाँ देखिए,
ये डिस्टेंस जो है ये कम है और नीचे का डिस्टेंस जो ज्यादा है, वही कह रहा था मैं, वही कह रहा था। हाँ, ये डिस्टेंस है कम और ये डिस्टेंस है ज्यादा। अब हम अगर पूछें आपसे कि ये लाइन आप ये पकड़िए और ये लाइन आप ये पकड़िए, कितना एंगल बन रहा है? पैरेलल तो नहीं है, तो जीरो तो नहीं बन रहा है, तो कितना बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है, 4 डिग्री बन रहा है, 5 डिग्री बन रहा है, आप निकालो। तो एक प्रॉब्लम बना ना, इट्स काइंड ऑफ डाइवर्जिंग थिंग। और फिर अगर ऐसा डाइवर्ज एंगल जानना चाहता हूँ, इतना ही मेरे पास, इतना ही लाइन सेगमेंट है और इन दोनों के बीच का मैं एंगल जानना चाहता हूँ, तो यहाँ से ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं हम कि आप ये करो वो करो, उसमें ऐसा करो, सिमिलर ट्रायंगल, वो उसके फिगर्स बनाओ, ऐसा फार्मूला लगाओ, वैसा फार्मूला लगाओ। तो हम कई बार हम लोग कुछ से जब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो उसको हम यूजफुली एम्प्लॉय करते हैं, उसमें से भी हम ट्रेनिंग निकालते हैं। तो ऐसा ही है। वो साइकिल देखिएगा उधर, वो उल्टी पड़ी हुई है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, वैसे क्यों है वो साइकिल पीछे उल्टी क्यों है? आइए आइए साइकिल की तरफ आते हैं। ये यहाँ पर फिर से एक बड़ा सर्किल है। इस बड़े सर्किल में हम लोग हमने 2-3 बार यहाँ पर है इस पर, और यहाँ पे हमने उनको ये कि भाई रेडियन और डिग्री क्या होते हैं, हाँ, तो रस्सी वस्सी ले करके और जितना इसका रेडियस है उतना ही उसी रस्सी को उस पर फैला करके उसका आर्क लेंथ ले करके जाओ, मिलाओ, 1 रेडियन का हुआ। तो उनको दिखता अच्छा 1 रेडियन इतना बड़ा होता है, तो एक तो उसके साथ में वो चीज़ें बनती है। फिर वो थीटा बराबर L/R का अभ्यास यहाँ से होता है। फिर हम एक छोटा अगर सेगमेंट लेते हैं और उसमें थीटा निकालते हैं, वो L हो गया और ये R हो गया, और फिर साइन थीटा करते हैं। साइन थीटा के लिए मुझे परपेंडिकुलर करके मिलाना होता है। तो अब वो वहां से देखते हैं कि अगर हमने वाकई छोटा किया तो मैं ये आर्क ले करके और R से डिवाइड करूं और यहाँ वहां से एक छोटा सा परपेंडिकुलर डाल करके और हाइपोटेन्यूज बनाऊं, यानी साइन थीटा और थीटा और साइन थीटा दोनों एक ही निकल करके आते हैं। वो पता नहीं चल सकता है वहां पर कि कोई फर्क है, क्योंकि उतने से के अंदर में आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, एक ही बन जाता है। तो वहां से जब उनको समझ आता है अच्छा साइन थीटा टेंड्स टू थीटा जो बोला जाता है, या साइन थीटा बाई थीटा को कहते हैं लिमिट इसका 1 है, इसका ये मतलब है, ये मतलब है। तो वहां से उनको एक विजुअल वो डायग्राम आप चाहे जैसा भी बना करके उसको सिखाओ, यहाँ जब वो इतने बड़े सर्कल में उसको देखते हैं ना तो एकदम आत्मा में घुस जाता है कि आत्मा में घुस जाता है ये ऐसा है। ये हमारा साइकिल है, इस हम एंगुलर वेलोसिटी और ये गियर का सिस्टम और ये सब चीज़ें करते हैं। अब ये आसानी से घूम सकता है ऐसा। तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, टॉर्क क्या है, कौन रोक रहा है इसको, स्लो डाउन किसने किया है, ये सारी चीज़ें इसमें से चलती हैं। फिर इसको चलाने से ये चलता है, लेकिन इसको जब हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे और इस तो क्या इसका भी एक ही पूरा चक्कर लगेगा या नहीं होगा, ये बड़ा है ये छोटा है। तो वो जो गियर रेशियोज वगैरह होते हैं वो सब हम यहाँ से बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन हम यहाँ से बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि वो स्लो डाउन होता है तो फिर रुकता है तो फ्रिक्शनल टॉर्क कितना है वो सब निकालते हैं, यहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो है वही साइकिल से हम लोग करते हैं। ये शायद सबसे कठिन पार्ट था फिजिक्स का हम लोगों के लिए। जो अब लग रहा है ऐसे पढ़ाया था तो ज्यादा सही रहता। अब ये जो इसका ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इसके मोशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना होता तो एक समान होता तो हम जहाँ छोड़ देते वहीं रुक जाता। सभी एक समान, ऐसे छोड़े चाहे ऐसे छोड़े, लेकिन इसके कारण से ऐसा नहीं होगा। यहाँ छोड़ोगे तो उधर को चलेगा, लेकिन इसको एक खास जगह पे ला के छोड़ेंगे हम तो ये फिर वहीं पे रहेगा। इसको इधर करके छोड़ते हैं तो ये इधर को आएगा, इधर करके छोड़ते हैं तो फिर ये इधर को। तो ये जो सिमेट्री ब्रेकिंग है इसके कारण से, तो वो तमाम प्रकार का फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो इस साइकिल से चलता है हम लोगों का। तो हाँ, इससे थोड़ा बच के भी रहिएगा,
क्योंकि ये भी हमारा एक साइंस का इंस्ट्रूमेंट ही है। अच्छा। अच्छा। ये सड़क के ऊपर जो होते हैं वो डालते ना, पाइपलाइन। हाँ पाइपलाइन, तो वहां पर कहीं पर ये इतना बच गया था, उन्होंने फेंक दिया था इसको, तो हम इसको उठाए लाए। और इसमें अब क्या होता है ना, इसमें हम वो ये रोलिंग हो रही है अब, ये अब ये रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग के सारे पार्ट हम यहाँ से पढ़ा देते हैं। अच्छा। लीनियर डिस्टेंस चलना, एंगुलर उसका करना, स्लिपिंग नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, वो सारा रोलिंग से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो इस पाइप से पढ़ा दी जाती है। और बच्चों को बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, ऐसा चलाते ही रहते हैं, वो यहाँ वहाँ से अपने पैर से घुमाते रहते हैं। ये जॉय ऑफ लर्निंग, ये जॉय ऑफ लर्निंग यही है। और उतने मजे करा दिए तो फॉर्मूला भी 2-4 रटवा दोगे तो वो रट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक्स भी इसीलिए जाना जाता है कि क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप लिखता है जी। तो आप ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग कैसी होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढते हैं। और अब तो पॉप कल्चर में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि वीडियोस बना रहे हैं लोग आपके बारे में, और काफी पॉपुलर है टीवीएफ का वीडियो है, आप देखा है? जी। आपने देखा है टीवीएफ का वीडियो? अच्छा। देखा। देखिए क्या है ना कि आप ये नहीं पूछिए मुझसे कि ऐसी अच्छी किताब कैसे लिखी जाती है, उसका कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। आपके मन में अर्ज होना चाहिए, कहीं कोई चीज मिसिंग है जिससे मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं, मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं, मेरे देश के बच्चे सफर कर रहे हैं, मेरे देश के बच्चे जो हैं वो पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास में ये वाली चीज नहीं है, और हम अभी तक किसी ने नहीं करी है तो हम करेंगे। तो वो जो जज्बात हैं, वो जज्बात आपको अच्छा प्रोडक्ट ला करके देते हैं। कमर्शियलाइजेशन नहीं है इसके अंदर में। जिस समय हमने इसको लिखना शुरू किया था 32 साल की उम्र में, मुझे कोई पता नहीं था कि ये इस किताब का क्या होने वाला है। मेरे को सबने डिस्करेज किया था। आप जैसे कह रहे थे कि पहली लाइब्रेरी आपकी बनी तो लोग कह रहे थे ना कि वो नहीं चलेगी, तो मुझे भी सब लोग कह रहे थे कि ये किताब नहीं चलेगी, ये बेकार लिख रहे। ओके, तो इसलिए कोई उसका कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं था। लेकिन क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे देश के बच्चों के पास में एक अच्छी टेक्स्ट बुक है ही नहीं जिससे कि वो प्रकृति और अपने जीवन को मिला सके। फिजिक्स की बुक है, अच्छा से अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ जोड़ नहीं रहे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर ऐसी बुक हो जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ के कराए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा देश के बच्चों के लिए। ये जो जज्बात थे उसने मेरी किताब को ऐसा बनाया। सर, अभी जो बात हो रही थी जहाँ पर हम बता रहे थे कि एनईपी के सेंटर में टीचर है और कैसे आपकी जो पूरी जर्नी रही, ये इंटरव्यू से इतर हर सारी चीज़ों से इतर एक ऐसे मेरे जैसे युवा का जो पढ़ा रहा है, और आपने एक बात बोली कि मेरे देश का बच्चा, मेरा बच्चा। सर, समस्या ये है और सवाल ये है कि मेरा बच्चा वाली भावना टीचर में नहीं रही है। मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं 21 साल का था। आपको आज मैं देख रहा हूँ, मैं उतनी देर से मैं लगातार यही कनेक्ट कर रहा हूँ कि कितना कुछ मिलता है, लेकिन सर वो भावना जो मेरे बच्चे वाली, हम लोगों ने गांव में पुस्तकालय शुरू किए क्योंकि मेरे बच्चे की भावना थी। सर, वो मेरे बच्चे की भावना इस दौर में कहाँ खो गई है। और जब हम एक उस शिक्षक को बना रहे हैं, शिक्षक निर्माण में शिक्षक के चरित्र का निर्माण भी आवश्यक है। तो सर, उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पूरे प्रोग्राम के साथ में आप वो भी बताएं। हाँ, वो ज़रूरी है। शिक्षक की भूमिका चूँकि बड़ी है, इसलिए उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके चरित्र के अंदर में ये सारी चीज़ें रहें। लेकिन ये भी बात है कि शिक्षक इसी समाज से निकल करके आ रहा है, तो अगर पूरे समाज के अंदर में और हमारे संस्कारों की क्षति हो रही है, उसमें पोल्यूशंस हो रहे हैं, जो ब्रिटिश काल है उसके अंदर में, और एक 100-150 सालों से हमें ये सिखाया गया है
हमारे माइंड में डाला गया है कि जो अंग्रेज़ी बोलेगा वो श्रेष्ठ होगा, जो अंग्रेज़ी टाई पहनेगा वो श्रेष्ठ होगा, जो उस तरीके के उसमें डिनर पार्टी करेगा, हैप्पी बर्थडे करेगा, क्रिसमस में जो ट्री बनाएगा वही श्रेष्ठ होगा। वो जो एक सुपीरियरिटी का एक अलग वर्ग बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन है तो जो लोग इस प्रकार का काम करेंगे वो ब्रिटिश सरकार के नज़दीक होंगे, ऑफिसर्स के नज़दीक होंगे, उनको सम्मान मिलेगा, तो बाकी की सोसाइटी में भी ये जाएगा कि हम भी अगर ऐसा करते तो हमें भी वो मिलता, दर्जा मिलता। तो ये जो 100-150 साल के इस पीरियड की, और उसके पहले कहाँ से किस प्रकार के संघर्ष हुए राजनीतिक और सामाजिक, जिसके कारण से कि जो हमारे शुरू से संस्कार थे कि हमने सारी प्रकृति को एक माना, तो हर बच्चा तो मेरा ही बच्चा है जी, हर बच्चा स्वाभाविक रूप से मेरा बच्चा है। जो हमारे आसपास है वो तो मेरा एकदम बिल्कुल अपना है, और जो आसपास नहीं है वो भी मेरा अपना है। ये तो हमारा स्वाभाविक संस्कार है, इसके लिए किसी प्रयास की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जो सांस्कृतिक पोल्यूशन हुआ है, इस सांस्कृतिक पोल्यूशन के कारण से आज हम जो है वो सारा भूल गए, प्रकृति के साथ एकात्मता भूल गए। अब हर बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, हर पेड़ मेरा पेड़ नहीं है, हर सड़क मेरी सड़क नहीं है हर नदी मेरी नदी नहीं है, हर पहाड़ मेरा पहाड़ नहीं है। तो वो है, वो एक सामाजिक समस्या है, उसमें किसी का दोष नहीं है। पूरे समाज के अंदर में ये है। अंग्रेज़ी के प्रति इतना मोह क्यों है? मैंने तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी थी, मैंने तो 6ठी क्लास तक तो मुझे ABCD में मालूम नहीं थी कि क्या होती है। और मैं तो अच्छी तरह से आप कहो जैसा वो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग बोलते हैं वैसे अंग्रेज़ी में आज भी नहीं बोलता हूँ। तो क्या हुआ? भाषा की गुलाम नहीं होती है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल एक स्वाभाविक अपनी आत्मा की चीज़ है। तो यही है, हमें थोड़ा पूरे को एक साथ देखना पड़ेगा। हमें सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है, हमें सांस्कृतिक चेतना की ज़रूरत है, हमें लोगों के साथ में संवाद स्थापित करने हैं, हमें लोग उस प्रकार की कथाएं, उस प्रकार के प्रेरक प्रसंग उनको लेकर के वापस उसको अपने स्थान पर पहुंचाना है। ये हम करेंगे। फिर वो जो एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि शिक्षण भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। जी जी जी। शिक्षण अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। हम किसी के ज्ञान के स्तर को बढ़ा रहे हैं, हम किसी की क्षमताओं को, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक देवीय अनुभव है ये। तो अगर हम इसका दर्शन करा सकें, इसका अनुभव करा सकें अपने शिक्षकों को, और जो शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य में उनको, तो उस आनंद के कारण से भी बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो कम हो सकती है। तो ओवरऑल जो पोल्यूशंस है, सांस्कृतिक पोल्यूशंस, उसको कम करने का है। और उसके बाद जॉय ऑफ लर्निंग, जो बार बार मैं शब्द उपयोग में लेके आ रहा हूँ, तो वही जॉय ऑफ लर्निंग भी है, जॉय ऑफ टीचिंग भी है। किसी को टीच करके और उसका खिलता हुआ चेहरा देखो, हाँ, तो जो मन को जो तृप्ति मिलती है, कम सैलरी मिले ना मिले, जो कुछ प्रमोशन मिले ना मिले, वो मुस्कान दिखती रहनी चाहिए बच्चों का, वो मुस्कान दिखती रहना चाहिए, उससे वो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम वो मुस्कान पैदा नहीं कर पा रहे ना। हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर में, तो बच्चे में वो मुस्कान पैदा नहीं हो रहा है, स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो हमें भी वो डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार की हैं, हमें इस प्रकार की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार का, जैसे अपने सेंटर पे हम लोग इस तरह के, जब हम लोग विज्ञान पढ़ाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो इतना हल्ला होता है हमारे क्लासरूम के अंदर में। जो एक मानी हुई परंपरा है कि क्लासरूम शांत होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, कीप क्वाइट कहते रहते हैं। हमारे क्लासरूम में आप आके देखो, आपको दूर से पता चलेगा कि कोई क्लास चल रहा है। एंजॉयफुल वातावरण है, और वो सब कुछ उस पर केंद्रित है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर केंद्रित है। हल्ला हो रहा है लेकिन हमारी योजना से हो रहा है, वो मेरी योजना से हो रहा है।
तो ये इस तरीके की चीज़ें डेवलप करना, इस तरह के मॉडल्स बनाना, इस तरह के आप वीडियो के तरफ जा रहे हैं तो वीडियो के क्लिप्स करना, फिज़िकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करना जिसमें कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है, एलिमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, फिर एनालिसिस है। तो वो पढ़ाने का वो जो एक्सपीरियंस है, देवी जो उसका अनुभव है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरक तत्व हो सकता है ठीक करने में सिचुएशंस को। अब सबसे ज़रूरी चीज़, कोटा से लेके कानपुर से लेके दिल्ली, पटना, सभी हमारे बगल में वही नीली किताब एच सी वर्मा सर 11th में आते ही सबसे पहली किताब कौन सी लेंगे? एच सी वर्मा सर वाली लेनी है। हमने भी खरीदी है। पहले पलटते थे, लगता था अरे भाई यही मतलब मिल गया बाण हमको, अब जीवन में कुछ बनने का। एच सी वर्मा सर की किताब आ गई। सर वो किताब, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम लोगों ने वो फेज जिया है। 11वीं कक्षा में किताब आ जाती थी, कोचिंगों में किताब लगती थी, मतलब उस किताब का एक लेजेंड है सर वो। मतलब तो उस किताब की यात्रा कैसे लिखी गई, आप इतने युवा थे, कैसे शुरू हुई, रिजेक्शंस आए होंगे, सारी चीज़ें हुई होंगी, उस किताब की यात्रा जाननी है सर। क्योंकि हमारे जैसे युवाओं के लिए, हम तो उस फेज़ से निकल गए, लेकिन हर एक बच्चा जो उस फेज़ में जा रहा है उसके लिए वो किताब ही सब कुछ है। तो उस किताब की यात्रा सर ज़रूर बताएं। देखो 1979 में मैंने ज्वाइन किया था पटना साइंस कॉलेज पढ़ाने के लिए एज ए लेक्चरर आफ्टर पीएचडी। तो 1979 में जब मैंने पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किया था तो हमें 11th 12th के क्लासेस भी पढ़ाने पड़ते थे। वो भी था मेरे कॉलेज में, बीएससी ऑनर्स, एमएससी वो सब तो थे, लेकिन 11 12 भी पढ़ाने पड़ते थे। मेरे को कोई योजना नहीं थी किताब वगैरह लिखने की, बिल्कुल योजना नहीं थी। और हमने पढ़ाना शुरू किया। टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही चाहिए, घर में जाके तो पढ़ना ही है, केवल क्लासरूम में पढ़ने से तो काम चलना नहीं है। तो कौन सी टेक्स्ट बुक, तो जो अमूमन वहाँ प्रचलन में थी, जो भी शर्मा सिंह प्रसाद, दुर्गा प्रसाद सिंह, वो सब थी, वो बच्चे पढ़ते थे। मैंने अनुभव किया कि इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे वो जो एक भावनात्मक संबंध विषय के साथ में मेरा क्या दायित्व है, शिक्षक के रूप में मेरा क्या दायित्व, मेरा जो विषय है उसके साथ में बच्चे का भावनात्मक संबंध मुझे स्थापित करना है। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा विषय है, फिज़िक्स मेरा विषय है, वो भी कहे कि फिज़िक्स मेरा विषय है, वो संबंध स्थापित उन किताबों से वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने ट्राई किया, बाहर के विदेशी लेखकों को, रेस्नी खेलिडे को ट्राई किया, सीआर जेमांस्की को ट्राई किया। तो उसमें क्या था कि उससे भी काम नहीं चला, उससे भी काम नहीं चला। मेरे पटना साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं कर पा रहे थे, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये 5 साल के करीब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मुझे ये समझ में आया कि फिज़िक्स अगर मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल के ऊपर, तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सामने मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ये कपड़े कौन से पहनता है, ये सूट बूट पहनता है, फुल पैंट पहनता है, या हाफ पैंट पहनता है, या पजामा पहनता है, या धोती पहनता है, मुझे पता होना चाहिए। लड़कियां हैं तो क्या कर रही हैं, वो काजल लगा रही हैं कि नहीं, टिकली लगा रही हैं कि नहीं, रिबन लगा के आ रही हैं कि बिना रिबन लगा के आ रही हैं, बाल खोल के आ रही हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। वो बच्चा घर में जाकर जब सब्ज़ी खरीदने के लिए जाता है तो उसका हाथ कैसा है, वो ज़मीन पर बैठ कर के और वो तराजू में तोलने वाले से सब्ज़ी खरीदता है, या कोई बड़ा वो सेंटर है, मंडी है, वहाँ जा कर के वो करता है। ट्रैवल किस मोड में करता है, मेरा बच्चा साइकिल पे चलता है या मेरा बच्चा कार में जाता है। हम उसकी लाइफ स्टाइल को अगर नहीं जानते हैं तो हम उसे अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल्स वैसे नहीं होंगे, हमारे एग्जाम्पल्स वैसे नहीं, उसके ज़िंदगी से कनेक्ट नहीं करेगा वो किताबी बन के रह जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ किताबी बन के रह जाएगा, उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ दिखेगी नहीं। हम थ्योरी कर रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी वो जान भी रहा है, उसको ये भी पता चल रहा है कि हाँ कुछ होता है, वैसी चीज़ें। लोग हीट वेट बोलते हैं, तो हमारे यहाँ हीट वेट होती है, गर्मी होती है दोपहर के अंदर में, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा उस थ्योरी का, उसकी ज़िंदगी से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ये रियलाइजेशन हुआ मुझे, करीब 5 साल लगे थे जॉब शुरू करने के बाद। हर साल मेरे को पढ़ाना ही पड़ता था फर्स्ट ईयर में। वहाँ से हो गया कि फॉरेन ऑथर्स की किताब नहीं चाहिए, इंडियन ऑथर्स की जो किताब अवेलेबल है उसमें दम नहीं हो रहा है, उससे काम नहीं चल रहा है। अभी तक किसी ने क्यों नहीं ये सोचा, अभी तक किसी ने क्यों नहीं सोचा कि हमारा जो एवरेज भारत का बच्चा जैसा रहता है उसके अनुसार उसकी टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अब नहीं सोचा तो हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि आई विल क्रिएट द थिंग। जी।
इस थीम के साथ उसको लिखना शुरू किया था और यही सेंट्रल थीम रही हमारी। इसीलिए हमारे उसमें आप देखोगे हमारे कंचे होंगे, हमारी किताब में पतंग होगी, हमारी किताब में नदियाँ होंगी, अलकनंदा का नाम उसके अंदर में आता है, भागीरथी का नाम उसके अंदर में आता है, हमारे शहर जो हैं बड़े छोटे उनके नाम आते हैं वहाँ पर। वो लेडीज़ जो ईयरिंग पहनती हैं और उसके ऊपर ऑसिलेशन के सवाल हमारे यहाँ बनते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। जब देखेंगे सड़क पर चलते हुए कोई बंदर चलता हुआ देखेंगे कहीं पे, तो वो कनेक्ट करेंगे कि हाँ यही वही बंदर है ये। हाँ, वर्मा जी की किताब में जो बंदर देखा था ना, वो बंदर ये रहा। लोग अभी भी मुझे चित्र भेजते हैं, बंदरों के चित्र खींच खींच कर मुझे भेजते हैं। अभी भी कोई बंदर कहीं दिख जाता है लटका फटका, तो उसका चित्र भी खींच के मुझे भेजते हैं, सर देखिए वो बंदर ये रहा। तो इस तरीके से किताब, जैसे मैं कहता हूँ मेरा बच्चा, वो बच्चा कहे मेरी किताब, ये मेरी किताब है, मेरी ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब है ये फील बच्चे के अंदर में आना चाहिए ना कि ये मेरी किताब है। ये इसलिए मेरी नहीं है कि मैंने इसको 275 रुपये में खरीदा है, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी कह रही है, इसलिए ये मेरी किताब है। बिल्कुल। इस थीम के ऊपर सारी उसकी रचना की गई। सर अभी और खुशी की बात ये है कि मैंने अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी पे जो विश्वास किया, सब लोग कहते थे कि इतना जो बड़ा महाभारत लिख रहे हो, ग्रंथ लिख रहे हो, उसको कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, सबको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है। लेकिन मेरे को विश्वास अपनी सोसाइटी पर था और मेरी सोसाइटी इतनी अच्छी निकली है, आज भी है, हमारे बच्चे आज भी इतने अच्छे हैं, उन पर लोग विश्वास नहीं कर रहे। सब लोग कहते थे कोई नहीं पढ़ेगा किताब। क्या मतलब था? बच्चों पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि बच्चे अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो हम अपने बच्चों पर विश्वास भी नहीं कर रहे, इतने पराये कर दिए हमने अपने बच्चे कि हम उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे। लेकिन इन बच्चों ने, ये हमारे भारत के बच्चों ने, भारत के स्टूडेंट्स ने सबको गलत साबित किया, मुझे सब सही साबित किया। सर वो नंबर बताइए जितनी किताबें बिक चुकी हैं आज तक मार्केट के लिए, क्योंकि लोगों को मुझे समझ में आएगा। पता तो नहीं है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियंस, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 7 आई गेस इट विल बी मोर देन 10 मिलियंस। पता नहीं मुझको। सर एक लास्ट सवाल है कि अभी आप डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड के बारे में आप बात किए थे। हम जब भी बड़े एकेडमिक्स या बड़े साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं, या रामानुजन जी है या सर एम विश्वेश्वरैया जहाँ से मैं हूँ कर्नाटका से, वो सारे उनके लोकल लैंग्वेजेस से पले बड़े, जी। कन्नड़ा या तमिल या हिंदी। तो ऐसे अभी जो आप सही से कह रहे थे कि हम सोचते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट सिर्फ उस कोने की धरती में हो सकते हैं, और इंडियन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम कुछ बन सकते हैं। अगर बन भी गए, कोई बड़ी कॉर्पोरेशन की सीईओ बन जाता है, मतलब इट इज गुड फॉर देम, पर देश के लिए क्या किया है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबका एक ही सोल्यूशन है। जो हमने भारत का जो विचारधारा है भारत के राइट, जो 5000 सालों से चली आ रही है, जिसमें कि हम जो हमारे वो लिविंग वर्ल्ड है और जो हमारा नॉन लिविंग वर्ल्ड है, उन सब के अंदर में हम उसको एक सूत्र में पिरोया हुआ देखते हैं जी, और अपने को भी उसी माला के अंदर में पाते हैं एक जगह के ऊपर। ये जो अपना कल्चर है, ये जो अपना थॉट प्रोसेस है, ये जो अपना ड्राइविंग फोर्स है इनिशियल, वो वापस लेके आना है, वो वापस लेकर के आना है। उसके लिए जैसा भी हम लोग प्लान करें, ये करें। एंड साइंस कैन बी ऑल्सो ए मीडियम। ये नहीं कि वो वापस आएगा तब साइंस अच्छा होगा। साइंस कैन बी ए मीडियम टू ब्रिंग दिस चेंज, राइट। साइंस के माध्यम से भी आप ये भारत का जो अपना लाइफ स्टाइल है और अपना जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसकी फ़िलॉसफी है, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन वो वापस तो लाना ही पड़ेगा, तभी हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। नंबर्स की बात कर रहे थे, पर हमारे मीडिया में ये चीज़ है कि हम इतनी कोशिश करते, इतने वीडियोस बनाते इनके लिए, पर सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो आप भी थोड़ा डांट के ना उनको बता दीजिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं तो बैंगलोर से आया हूँ इतना दूर, और अनुराग जी भी अभी गुवाहाटी से आए हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे जानने के लिए। तो आप थोड़ा इनको भी आप देखिए, जो हमारा कम्युनिटी है ना,
उस कम्युनिटी को उस पर हमें फेथ है। ये डिसीज़न उन पर है कि वो आपको सब्सक्राइब करें या नहीं करें, उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है, बट आई हैव फेथ। अगर हमारा ये वीडियो जो इन्होंने शूट किया है, अगर इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप ग्रहण कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता है लगा तो कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, हमें बता दीजिए। डिसीजन तो हमारे व्यूअर्स का ही है। ये अपील का तरीका आपका अलग है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, पर सीधा नहीं बोल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।